नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की जब भी बात होती है तो उनमें श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे ऊपर आता है। बाहुबली, गैंगस्टर और कॉन्ट्रैक्ट किलर श्री प्रकाश शुक्ला के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। महज 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला ये गैंगस्टर ना सिर्फ सियासत के लिए सरदर्द था, बल्कि पुलिस और खुफिया तंत्र के लिए भी एक पहेली बन चुका था। उसकी दहशत इतनी थी कि बड़े बड़े नेता और कारोबारी भी उससे कांपते थे। इतना ही नहीं, उसने एक वक्त में सीएम की हत्या की सुपारी तक ले ली थी। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला आतंक का ऐसा पर्याय बन चुका था कि यूपी पुलिस को उसे खत्म करने के लिए 1998 में एसटीएफ का गठन करना पड़ा, जिसने देश में पहली बार मोबाइल सर्विलांस की मदद से किसी अपराधी को रीच आउट किया, उसकी लोकेशन जानी और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो श्री प्रकाश शुक्ला के बढ़ते अपराध के चलते यूपी और बर्बाद हो चुका होता। शुक्ला किसी माफिया बैकग्राउंड से नहीं था, बल्कि एक मामूली से शिक्षक का लड़का, जिसकी उम्र महज 25 साल की थी जब उसकी मौत हो गई। लेकिन उन 25 सालों में उसने वो नाम कर दिया जो अपराध की दुनिया में किसी के लिए मील का पत्थर साबित होता। लेकिन वो इतने में खुश नहीं था, क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। वो चाहता था कि पूरा देश उससे डरे और डरकर उसकी इज्जत करे। आज हम आपको हिस्ट्री शीटर में श्री प्रकाश शुक्ला के उन्हीं अपराधों के बारे में बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। 90 का दशक आधे से ज्यादा बीत चुका था। देश और यूपी की सियासत बदल रही थी। तभी पूर्वांचल की पहचान में नई चीज जुड़ गई, बारूद की गंध और कारतूस का धुआं। अब तक कत्ल, हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण सबसे बड़ा धंधा बन चुके थे। रेलवे की ठेकेदारी बड़ा मुद्दा था। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का दफ्तर होने की वजह से अपराध की असल जड़ गोरखपुर में ही जमी, जो समय के साथ बढ़ती रही। प्रशासन घुटने के बल खड़ा हो चुका था, अपराधी बेखौफ हो चुके थे। पुलिसिया व्यवस्था इतनी लचर हो चली थी कि एक 24 साल के लड़के ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम से सुपारी तक ले ली। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। जिस धंधे में था, उस धंधे में जुबान की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो सिर्फ धंधे की और आपराधिक व्यवसाय को बढ़ाने की। गाली का जवाब गोली से और गोली का जवाब बंदूक से देने की उसकी आदत ने यूपी में क्राइम की रफ्तार को ऐसी धार दी कि श्री प्रकाश शुक्ला के नाम ने यूपी में क्राइम का तौर तरीका ही बदल कर रख दिया। नाइन्टीज की दौर का ऐसा खूंखार टेररिस्ट, उग्रवादी, स्मगलर, पॉलिटिकल किलर और क्या क्या उसको उपमाएं दीजिए कम है। ईस्टर्न यूपी के एक मध्यम परिवार के अंदर जन्मा हुआ। अचानक जब 20 साल का था, उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसकी ज़िंदगी बदल दी। 20 साल की उम्र में जब उसकी बहन को किसी ने छेड़ा, उसने सरेआम उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपराध की दुनिया में गहराता चला गया। और विशेषकर जब वो बिहार के गैंगस्टर्स के कांटेक्ट में आया, जिन्होंने उसको पहली बार AK-47 चलानी सिखाई, उसको मुहैया कराई, उसके बाद उसका अपराध का इतिहास इतना गहरा गया कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उसके बहके आतंक को महसूस किया गया। आज भी लोग श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में जब बात करते हैं तो रूह कांप जाती है कि कितना खतरनाक एक अपराधी हो सकता है। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध के सभी आयाम बदल कर रख दिए। क्राइम की दुनिया में बादशाहत पाने की सनक उसके सिर पर सवार थी। शुक्ला का पहला प्यार था AK-47। गर्लफ्रेंड उसने बाद में बनाई थी।
बंदूक की नाल को साफ करते हुए शुक्ला हर दिन क्राइम की कहानी लिख रहा था। अब तक उसकी कहानी गोरखपुर से निकलकर करीब दिल्ली तक आ गई। लखनऊ में उसके नाम से सत्ता तक कांप रही थी। 5 साल की क्राइम कुंडली में शुक्ला के नाम इतनी बातें दर्ज थी कि उसके आसपास कोई भी नहीं भटकता था। उसे पकड़ने के लिए नए सिरे से कहानी शुरू करनी पड़ी। यही नहीं, तत्कालीन सीएम को एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश देना पड़ा। गोरखपुर में एक शिक्षक के घर पैदा हुए शुक्ला के गैंगस्टर बनने की कहानी ऐसी है जिसके ऊपर फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक बन चुकी है। लेकिन हर बार उसकी कहानी कुछ खुलासों से अधूरी ही रह जाती है। वैसे कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, मगर शुक्ला की असल संगत बनी उसके गैंगस्टर बन जाने के बाद। साल 1993। ये साल 1993 की बात है। शुक्ला की बहन को देखकर गोरखपुर में एक लड़के ने सीटी बजा दी। ये पहला मौका था जब पहलवानी के शौकीन शुक्ला ने अपराध के औजार को कसकर पकड़ा था। शोहदे को मौत की नींद सुला दिया और भागकर चला गया बैंकॉक। जब लौटा तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके नाम के आगे अपराध की दुनिया में कोई न हो, और वो जब तक जिंदा रहा अपने मन की करता रहा। बैंकॉक की चकाचौंध से लौटकर श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के सूरजभान सिंह के संपर्क में आ गया। इसी दौर में लोग पूर्वांचल में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के नाम से कांपते थे, लेकिन शुक्ला ने तय किया था कि उसके क्रिमिनल करियर में उसके नाम के आगे किसी का नाम नहीं होगा। नब्बे के दशक का वो अपराधी जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा दिया। महज 25 साल की उम्र में ही उस अपराधी ने उद्योगपतियों, बदमाशों और पुलिस के बीच अपना खौफ पैदा कर दिया था। उद्योगपतियों से उगाही, हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जिसका पेशा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। साल 1973 में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। पिता स्कूल टीचर थे और जानकारों की बात माने तो श्री प्रकाश शुक्ला अपने वक्त में एक बड़ा पहलवान था। बताया जाता है कि साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को एक बदमाश ने छेड़ दिया था, जिसके कुछ वक्त बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने सरेआम अपनी बहन को छेड़ने वाले बदमाश की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। बस यही वो हत्या थी जिसने श्री प्रकाश शुक्ला का एडमिशन जुर्म की यूनिवर्सिटी में करवा दिया। जनवरी साल 1997। कोहरे में लिपटे लखनऊ शहर में अचानक ही गोलियों की आवाज से गर्मी पैदा हो गई। एक लॉटरी व्यवसायी की हत्या ने खौफ, डर और कुछ सवाल पैदा कर दिए। ये बस धमक भर थी। आगे शुक्ला ने पुलिस विभाग को मौतों की गिनती में लगा दिया। एक के बाद एक मर्डर की बातें सुनकर पूर्वांचल के छोटे मोटे और छुटमैये अपराधी पनाह मांगने लगे थे। शुक्ला लखनऊ में तांडव मचा रहा था। हत्या और अपहरण आए दिन की बात हो गई थी। कहते हैं कि शुक्ला के निशाने पर जो भी होता वो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। घर, दफ्तर, पार्क, होटल, यहाँ तक कि अपनी कार में भी नहीं। शुक्ला का गैंग बहुत छोटा था, लेकिन वो मौत की घटना को शर्तिया अंजाम देने लगा था।
अब बारी थी वीरेंद्र प्रताप शाही की। शुक्ला शौकीन था, अच्छा पहनने का शौक, अच्छा खाने का शौक, शौक की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन उसका एक शौक ऐसा था जिसके सामने पुलिस भी सरेंडर कर चुकी थी। वो शौक था क्राइम करने का। और लगातार क्राइम करते करते शुक्ला ये संदेश देने की कोशिश करने लगा कि प्रदेश में उसने सरकार के समानांतर एक दूसरी सरकार स्थापित कर ली है। 1 अगस्त 1997 को लखनऊ का दिलीप होटल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कमरा नंबर 102 में श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ AK-47 लेकर एंट्री लेता है और कमरे में मौजूद 4 लोगों पर ब्रस्ट फायरिंग शुरू कर देता है। शुक्ला ने एक सांस में AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तारीख थी 1 अगस्त 1997। जगह थी लखनऊ का ये हुसैनगंज चौराहा। बिजी चौराहा है, लेकिन सुबह के 9:45 बज रहे थे। और ये जो होटल आप देख रहे हैं, होटल दिलीप, यही वो होटल था जहां पर उस समय उत्तर प्रदेश में पहली बार AK-47 की वारदात हुई थी। यानी स्वचालित हथियार AK-47 से पहली बार पुलिस भी रूबरू हुई थी कि कोई क्राइम AK-47 से हुआ था। ये होटल दिलीप है, तब से ये होटल आज भी बदस्तूर बरकरार है। लेकिन वो घटना जो हुई थी 1 अगस्त 1997 को, उस समय उत्तर प्रदेश के शीर्ष माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 के साथ और अपने 2 और साथियों के साथ यहाँ पर एक घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में 4 लोगों पर गोलीबारी की गई थी और वो घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि पहली बार पुलिस के सामने AK-47 का नाम आया था। इसी दिलीप होटल के फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर 102 में श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 2 साथी पहुंचते हैं। सबसे पहले रिसेप्शन पे तीनों पहुंचते हैं। 9:45 बजे का वक्त था। 2 साथी AK-47 और एक पिस्टल के साथ पहले फ्लोर पर कमरा नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं और एक उनका जो साथी था वो पिस्टल के साथ रिसेप्शन पर रहता है और रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना के रखता है। जब 102 नंबर कमरे में श्री प्रकाश शुक्ला और उसका एक साथी पहुंचता है तो वहां पर वेटर को बुला करके वेटर से कमरा खुलवाया जाता है और कमरे में बैठे थे 4 लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे किसी का। और कमरा खुलने के साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा कि मैं हूं श्री प्रकाश शुक्ला और उसी के साथ उसने AK-47 के साथ बर्स्ट फायर किए। बताया जाता है पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50 बर्स्ट फायरिंग की गई थी, 50 राउंड गोलियां चलाई गई थी, पिस्टल भी थी उसमें, AK-47 भी थी उसमें। और उसके बाद जिन पर ये गोलियां चलाई गई थी, ये पूरा ठेकेदारी का विवाद था। गोरखपुर मंडल में रेलवे ठेकों को लेकर के उस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। श्री प्रकाश शुक्ला भी उसमें हाथ डाल चुका था और ऐसे में जो 4 लोग बैठे हुए थे होटल दिलीप के कमरा नंबर 102 में, वो भी उसी टेंडर में शामिल होना चाह रहे थे जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला हाथ डाल रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला का मर्डर रिपोर्ट कार्ड 31 मार्च 1997। गोरखपुर के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या 9 सितंबर 1997। लखनऊ में दारोगा RK सिंह की हत्या 1 अगस्त 1997। लखनऊ में ठेकेदार भानु प्रकाश मिश्रा विवेक शुक्ला की हत्या 13 जून 1998। बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या 26 मई 1998। लखनऊ के व्यापारी KK रस्तोगी की हत्या। फेल होते सरकारी सिस्टम के सामने शुक्ला नए अवतार में दिखने लगा था। गोरखपुर से जो शुरू हुआ था उसने लखनऊ को खून के रंग में रंग दिया था। करीब 400 लोगों के सामने श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून दिया। कहते हैं श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गैंग के लोगों ने इतनी गोलियां चलाई थी कि हड़कंप मच गया। वीरेंद्र प्रताप शाही की मौत ने पूर्वांचल की क्राइम डायरी में नई रणनीति तैयार कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद एक संदेश देने की कोशिश की। रेलवे टेंडर को हथियाने में लगे गैंग पर इसका असर दिखने लगा। जिस टेंडर को हथियाने के लिए पहले लंबी लाइनें लगी होती थी, अब वो लाइन खत्म हो चुकी थी। शुक्ला जिसे चाहे टेंडर दिलवाए और जिससे चाहे टेंडर वापस ले ले।
फिर एक लखनऊ के बिल्डर को उठाकर उसके परिवार वालों से करीब 2 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। उसके बाद लखनऊ के ही एक होटल में घुसकर शुक्ला और उसके साथियों ने इतनी गोली चलाई कि पास में बने विधानसभा तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। लखनऊ फिर से दहल गया। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, 23-24 साल की उम्र में शुक्ला का गैंग कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग और भी कई शहरों को टारगेट पर रखने लगा था। कहते हैं कि क्राइम की आड़ में कारोबार करने के लिए हथियार और हाथ दोनों मजबूत होने चाहिए। शुक्ला के साथ बिहार वाले सूरज भान का हाथ था। शुक्ला अब राज्य की सीमा को पार कर चुका था। इस बार उसने पटना में गोली चलाई। तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के सीने में इतनी गोलियां उतार दी गई कि अस्पताल ले जाने तक का वक्त नहीं बचा। श्री प्रकाश शुक्ला की उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब उसने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह के नाम की सुपारी ले ली। राज्य की गद्दी पर बैठी सरकार के सामने संकट बहुत बड़ा था और इसी संकट से पार पाने के लिए उस वक्त एसटीएफ का गठन हुआ। यह अलग बात है कि इन तमाम बातों से बेखौफ होकर श्री प्रकाश शुक्ला वो सब कुछ कर रहा था जो उसके मन में आ रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अपनी क्राइम की जमीन तैयार करने वाला खूंखार गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला अपने वक्त में इतना बड़ा नाम हो चुका था कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला जो कुछ चाहता था वो करता था और जो उसके रास्ते में आता था वो उसे बेरहमी से अपने रास्ते से हटा दिया करता था। श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या तक की सुपारी ले ली थी। लेकिन जब इस बात का पता तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगा तो कल्याण सिंह ने फौरन देश में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपी एसटीएफ का गठन कर दिया। न सिर्फ कल्याण सिंह ने यूपी एसटीएफ का गठन किया बल्कि उसके गठन के तुरंत बाद यूपी एसटीएफ को 6 महीने की डेडलाइन भी दी। इस 6 महीने की डेडलाइन में यूपी एसटीएफ को किसी भी हालत में गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढकर उसका एनकाउंटर करना था। उस टाइम के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी को जान से मारने की धमकी दी। वो उसके लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई, चूँकि वो कल्याण सिंह बहुत उस टाइम ताकतवर सीएम के रूप में जाने जाते थे और उत्तर प्रदेश की नाक माने जाते थे। तो जितनी भी एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, इवन दिल्ली पुलिस और जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थीं, सबके कान चौकन्ने हुए और श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे लग गए। वो लगातार भागता रहा। अपनी गर्लफ्रेंड से एसटीडी पीसीओ पर जाकर बात करनी पड़ती थी क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे, इतना प्रचलन नहीं था और अपने आप को बचाना था। परंतु उसके सारे नुस्खे फेल हो गए और अल्टीमेटली गाजियाबाद में उसको लोकेट किया गया और बिल्कुल उसको एसटीएफ ने, पुलिस ने बिल्कुल गोलियों से लूलहान करके उसका हमेशा के लिए अध्याय खत्म कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला की शुरुआत। शुक्ला के दिल में सैकड़ों लोगों के लिए नफरत थी। उसके दिल में मोहब्बत थी तो सिर्फ एक लड़की के लिए, वो लड़की जिससे शुक्ला बेइंतहा प्यार करता था। कहते हैं कि वो पूर्वांचल का इकलौता गैंगस्टर था जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर में यही मोहब्बत शुक्ला के लिए जाल बनी। मोहब्बत की वजह से शुक्ला की जान पर बनाई। पुलिस शुक्ला को पकड़ती तो तब जब उसकी कोई तस्वीर हो। शुक्ला की एक तस्वीर के लिए पुलिस सालों तक भागती रही। उसे पकड़ पाना पुलिस के लिए दूर की कौड़ी थी। देर से ही सही शुक्ला की एक तस्वीर सार्वजनिक हुई, लेकिन ये सब उतना आसान काम नहीं था। श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर सार्वजनिक होने की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। दरअसल शुक्ला इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा था क्योंकि उसकी अब तक कोई तस्वीर न एसटीएफ के पास थी और न ही यूपी पुलिस के पास थी। लेकिन पुलिस लगातार इस कोशिश में थी कि उसकी कोई तस्वीर उन्हें मिल जाए। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शुक्ला एक रिश्तेदार के घर लखनऊ में आया हुआ है। पुलिस तुरंत उस रिश्तेदार के यहाँ पहुँची और छानबीन के दौरान एक तस्वीर में शुक्ला नजर आ गया।
लेकिन समस्या ये थी कि रिश्तेदार बेहद डरे हुए थे। उन्हें डर था कि शुक्ला उन्हें गोली मार देगा। उन्हें अपनी जान की बहुत परवाह थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि शुक्ला उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ये बात सच भी साबित हुई। आखिर तक शुक्ला को ये नहीं पता चल सका कि उसकी तस्वीर आखिर कहां से रिलीज हुई। श्री प्रकाश शुक्ला के रिश्तेदार के यहाँ से उसकी एक तस्वीर मिली। ग्रुप फोटो में से उसकी तस्वीर अलग की गई। फिर उस तस्वीर की कलर तस्वीर निकाली गई। तस्वीर मिलने की कहानी को छिपाने के लिए पुलिस ने उसकी तस्वीर को सुनील शेट्टी की तस्वीर के साथ जोड़ दिया, जिसे बाद में लखनऊ के एकमात्र कलर फोटो स्टूडियो से प्रिंट कराया गया। तस्वीर सामने आने के बाद कुछ समय के लिए शुक्ला शांत पड़ गया, लेकिन अखबारों में शुक्ला की सारी शैतानी छपने लगी। हिंदी अखबार में भी और अंग्रेजी अखबार में भी। हिंदी तो वो समझ लेता था, लेकिन अंग्रेजी अखबार पढ़ने में उसे दिक्कत होती थी। इसलिए शुक्ला ने अंग्रेजी जानने वाले एक लड़के को रख लिया। कहते हैं अपराध की दुनिया में कोई दोस्त तब तक ही रहता है जब तक मतलब का खेल हो। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन सूरजभान चाहने लगा कि अब शुक्ला का हिसाब किताब जरूरी हो गया है। इधर शौकीन शुक्ला एक साथ 14 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, और उसका तरीका इतना नायाब था कि टेलीकॉम के जानकार भी गच्चा खा जाए। कहते हैं कि उस वक्त वो भारत के पड़ोसी देशों में भी ग्रुप कॉल किया करता था। इसी के साथ साथ शुक्ला हर दिन अपनी लोकेशन बदल रहा था। लखनऊ उसके लिए अच्छा और सुरक्षित ठिकाना बन गया था। अपराध के दम पर श्री प्रकाश शुक्ला जो कुछ भी कमाता था उसे सूरजभान के पास रख देता था। अपराध यूपी में और व्यापार नेपाल में। बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला बेहद चरित्रहीन शख्स था। वो अपने गैंग के लोगों की बहन बेटियों तक पर भी बुरी नजर रखा करता था। इसी के चलते उसकी अपने गैंग के सबसे खास गुर्गे आनंद से भी नहीं बन पाई। बताया जाता है कि जब कभी भी श्री प्रकाश शुक्ला किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया करता था तो वो फौरन देश छोड़कर नेपाल भाग जाया करता था। ऐसी ही एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद जब श्री प्रकाश शुक्ला आनंद के साथ नेपाल के विराटनगर के एक होटल में रुका हुआ था और कई दिन बीत गए थे, तो एक सुबह श्री प्रकाश शुक्ला पीसीओ से किसी से बात कर रहा था। जब श्री प्रकाश शुक्ला वहां से चला गया तो आनंद ने वहां पहुंचकर यह चेक किया कि श्री प्रकाश शुक्ला आखिर किस से बात कर रहा था। जब आनंद ने श्री प्रकाश शुक्ला के डायल नंबर को चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि खुद आनंद की बहन का था। जब आनंद ने पूछताछ की तो आनंद को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला लंबे वक्त से आनंद की बहन पर रिश्ता बनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जिसके बाद दोनों में बहुत ज्यादा कहासुनी हुई। इसके कुछ दिन के बाद बिहार के मोकामा के बाहुबली सूरजभान के घर श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद आनंद ने हमेशा हमेशा के लिए श्री प्रकाश के गैंग को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह का एक होटल नेपाल में भी हुआ करता था। ये तमाम ऐसी बातें थीं जिससे सूरजभान सिंह को लगता था कि श्री प्रकाश शुक्ला अगर उसकी राहों से हट जाए तो सब कुछ उसका हो जाएगा। लेकिन शुक्ला था कि एक एक कदम फूक फूक कर रखता था। एसटीएफ की कार्रवाई तेज होने लगी थी। शुक्ला के हर एक कदम पर नजर थी। उसके कॉल्स, उसकी लोकेशंस, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस के हाथ उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लग गया। शुक्ला को अंदाजा था कि वो घिर रहा है, लेकिन हर बार की तरह ना वो डर रहा था और ना ही अपराध को कम कर रहा था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जिस बात के लिए शुक्ला की पहचान थी। कहते हैं ना कि जब इंसान का वक्त आता है तो वो गलतियों पर गलतियां करने लगता है। कुछ ऐसा ही शुक्ला के साथ भी हुआ। शुक्ला के पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन जब उसका अंत नजदीक आया तो वो सिर्फ एक सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस और एसटीएफ को उसे ट्रेस करने में आसानी हो गई। शुक्ला एक साथ दो जाल में फंस रहा था। एक तो एसटीएफ जाल बिछा रहा था और दूसरी तरफ गोरखपुर की एक लड़की के साथ मोहब्बत भी उसके लिए काल बनने लगी। हर दिन वो अपनी प्रेमिका को फोन करता था और हर दिन उसके कॉल को ट्रैक करने में पुलिस को मदद मिल रही थी। अब शुक्ला का खेल खत्म होने वाला था।
पुलिस, प्रशासन, सिस्टम और सरकार को कई सालों तक छकाने के बाद शुक्ला पूरी तरह से फंस गया। एक कॉल रिकॉर्ड ने उसके दिल्ली में होने की सूचना ने शुक्ला को मौत के करीब धकेल दिया। एसटीएफ की टीम ने इस मौके को कसकर पकड़ा। जब एसटीएफ बनाएगी तो केवल उसका टारगेट दिया गया कि केवल और केवल शुक्ला को निपटाना है, और उसमें एसटीएफ ने बहुत भाग दौड़ करके अपनी एक प्रेस्टीज बनाने के लिए उसको गाजियाबाद में लाकर घेरा और उसका वहाँ पर एनकाउंटर कर दिया। तो ये एक जो एसटीएफ का जो उद्घाटन हुआ या शुरुआत हुई, आज एसटीएफ उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत प्रीमियर फोर्स के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जब भी कोई बड़ा काम सरंजाम देना होता है तो एसटीएफ को कॉल किया जाता है। तो एसटीएफ का उद्घाटन हुआ, उसका क्रेडिट और अनक्रेडिट कह सकते हैं, दोनों तरह से शुक्ला को जाता है, परंतु उसका अंत भी उसी के कारण हुआ क्योंकि उसने धमकी दी ऐसे पावरफुल सीएम को जिसको सुन के सारी दुनिया डर गई। क्योंकि पहले इस तरह का रिवाज नहीं था कि सीएम को धमकी दी जाए या पीएम के लड़के को, इंदिरा गांधी के लड़के को आप धमकी दें, किस तरह के क्रिमिनल। तो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा वक्त आता है तो इस तरह की विचार दिमाग के अंदर आते हैं। यदि उसने तत्कालीन सीएम को धमकी ना दी हुई होती तो हो सकता था उसको राजनीतिक संरक्षण बहुत लंबे समय तक रहता और उसकी मंजिल और आगे चली जाती। ये बात है 22 सितंबर 1998 की। श्री प्रकाश शुक्ला चारों तरफ से एसटीएफ से घिर चुका था। वो अपनी नकली नंबर की कार में बैठकर भागने की कोशिश में था, लेकिन इस बार एसटीएफ की तैयारी बहुत बड़ी थी और शुक्ला की किस्मत बहुत ज्यादा खराब। कहा जाता है कि उसके पास अगर AK-47 होती तो वो जिंदा बच जाता, लेकिन वो तो आपने सुना ही होगा कि मौत तो बहाने लेकर आती है और शुक्ला मारा गया। 22 सितंबर 1998 गाजियाबाद। रंगदारी, रंगबाजी, गोली और बंदूक तब तक ही चलती है जब तक पुलिस कमजोर हो, वरना शुक्ला की कहानी पहले ही खत्म हो जाती। थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन शुक्ला की मौत के बाद तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने चैन की सांस ली और शुक्ला को मार गिरा देने वाली टीम को इनाम से नवाजा गया। हैवानियत की हदें नापने का अगर कोई मीटर होता तो श्री प्रकाश शुक्ला के आगे कोई भी टिक नहीं पाता, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला की फितरत वन मैन आर्मी वाली थी। उसे अपराध को अंजाम देने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट लेकर पॉलिटिकल किलिंग करना हो या फिर अपने किसी भी दुश्मन को निपटाना हो, श्री प्रकाश शुक्ला खुद अपने आप में पिस्टल लेकर निकल जाता था। और आज से 2 दशक पहले श्री प्रकाश शुक्ला का कहर देश भर में था। नेता, राजनेता उसके डर से कांपते थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला 22 कमांडो की सुरक्षा घेरे को भेद कर मंत्री को मौत के घाट उतार देता था। आज हिस्ट्री शीटर में फिलहाल इतना ही।